जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सेट नंबर 6 की ओर हैं, जिसमें मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला लाता हूं, जो कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 1, दारा सिकों को मुल्हिद किसने कहा था? ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, मोहम्मद काजिम। इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अपने पास रखें। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ शासक था तथा दारा उसके धार्मिक रूप से उदार था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया था। कुछ व्यक्तियों द्वारा औरंगजेब से दारा को जीवन दान देने के लिए याचना किया, जिस पर औरंगजेब ने उसे अल मुलाहिद कहा था। इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? ऑप्शन है सिर ए अकबर, मजम उल बहरीन, किताब उल हिंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सिर ए अकबर, ऑप्शन ए, जो कि सही है। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अपने पास रखें। दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह बहुत ही उदार था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद करवाया था। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 3, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया? ऑप्शन है बशावन, दशरथ, विशनदास, मनोहर। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। इसका सही जवाब होगा विशनदास। ऑप्शन है इसके बिशनदास सी, जो कि बिल्कुल सही है। मुगल शासक जहांगीर, जो कि सबसे अधिक चित्रकला में रुचि रखा करता था, उसके दरबार में अबुल हसन और मंसूर जैसे चित्रकार रहा करते थे। बिशनदास छवि चित्र बनाने में बहुत ही सिद्धहस्त थे। जहांगीर ने उसे ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था, जिसका वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में व्यक्त की है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 4, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। ऑप्शन है सर जॉर्ज ऑक्जेंडन, फ्रांसिस डे, सर टॉमस रो, सर जॉन चाइल्ड। इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस डे। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अपने पास रखें। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। 1599 में ही कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे ने नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया था। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना भी की। 1641 में कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय भी बना। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 5, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? ऑप्शन है 1761, 1765, 1778, 1781। इसका सही जवाब होगा 1765, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से संबंधित जानकारी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देती। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 6, वेशिन की संधि 1802 ईस्वी में किस किस के बीच हुई थी? ऑप्शन है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और होलकर, अंग्रेज और गायकवाड़, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका सही जवाब होगा अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, अंग्रेज अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार भी कर ली। यह संधि प्रख्यात रूप से बेसिन की संधि के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 7, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ऑप्शन है हरिद्वार, लाहौर, राजकोट, मुंबई। इसका सही जवाब होगा मुंबई। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसको हम दयानंद के नाम से भी जानते हैं, उसका बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन में ही मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ गया था। 1861 ईस्वी में उन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वेदों का अध्ययन भी किया। अपने गुरु से पृथक होकर उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम बम्बई में
सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी रखें। प्रश्न संख्या 8, 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है टी माधवराव, एम जी रानाडे, के नटराजन, राय बहादुर रघुनाथ राव। इसका सही जवाब होगा टी माधवराव। प्रश्न संख्या 9, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसका सही जवाब होगा भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। 1915 में एनी बेसेंट ने 2 अखबार जो कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ा था। उसकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 10, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, पूना समझौता, शिमला समझौता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि इसमें कांग्रेस तिलक को फिर से वापस शामिल कर लिया गया था। इसी अधिवेशन में महत्वपूर्ण कांग्रेस लीग समझौता हुआ जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था, जिसे मदन मोहन मालवीय ने बोला कि मुस्लिम लीग को बहुत ही तवज्जो दिया जा रहा है। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1893, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें कि 1861 ईस्वी का यह कानून भारत के संवैधानिक विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून से अंग्रेजों की वह नीति आरंभ हुई जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता का नाम दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो कि व्यवस्थापिका या भारत सचिव द्वारा समाप्त न किए जाने पर 6 माह तक वैलिड रह सकता था। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 12, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। मार्च 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन पर मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। उसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 13, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामकृष्ण परमहंस। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति मार्ग प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचलन किया था, जिसे कहा गया कि जीव ही शिव है ना, जीव शिव है, इस तरह से। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 14, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के से दृश्य प्रकट हुए हैं? ऑप्शन है नचना कुठार, खजुराहो, एरन, ओशिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नचना कुठार। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें।
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? ऑप्शन है चैतन्य, रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य। इसका सही जवाब होगा चैतन्य, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। संत चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में ईश्वरपुरी नामक एक साधु से कृष्ण मंत्र लिया और 24 वर्ष की आयु में वे साधु हो गए। उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक ग्रंथों का विरोध नहीं किया था। वे सभी को कृष्ण के भक्ति के योग्य मानते थे और उनके अनुयायी उनको विष्णु का अवतार माना करते थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 16, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शन है पत्थर, चीनी मिट्टी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अपने पास रखें। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना और अब्रक मिलाया जाता था। बर्तन भारी और उपयोग के लायक थे। बर्तन अनेक प्रकार के थे, लेकिन वो चित्रात्मक थे। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 17, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। आर्य सभ्यता का प्रचार अभी विंध्य पर्वत से दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। इस तरह से हम इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। इसका सही जवाब होगा पुराण। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, पुराण ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार 4 भागों में बांटा गया था। वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है। इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रश्न संख्या 19, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? थेरयश, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, वशोमित्र। इसका सही जवाब होगा महाकश्यप। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पीठकों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 20, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिग्घ निकाय। इसका सही जवाब होगा, याद रखिए, इसका सही जवाब होगा सूत पिटक। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद सूत पिटक ग्रंथ का अंग है। सूत पिटक 5 निकायों में भी विभक्त है, जो कि आप जानते हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगूतर निकाय, खुद्दक निकाय। इन तमाम चीज़ों की चर्चा मैं जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ाता हूँ उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर है। अब आज समय आता है अब होमवर्क क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? यह मैं प्रीवियस वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन दिया था एक होमवर्क के रूप में। इसका सही जवाब होगा हुगली। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब हुगली दिया है। इस तरह से इतनी सारी जानकारी आप अपने पास रखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का कमेंट आता है मेरे वश। अब आज की बारी है। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? आपके आंसर का इंतजार रहेगा। थैंक यू।